नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के पूरे रोड मैप को डिकोड करेंगे। अगर आप एक जूनियर प्रैक्टिशनर हैं तो समझ लीजिए ये चर्चा आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है। हम आखिर क्राइम की प्रिवेंशन से लेकर पनिशमेंट तक का पूरा बर्ड्स आई व्यू लेने वाले हैं। तो बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये नया कानून आखिर काम कैसे करता है। सोचिए, क्या कानूनी प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब कोई क्राइम एक्चुअली हो चुका हो? अक्सर हम लोग यही मानते हैं, राइट, कि भाई घटना घटेगी तभी तो पुलिस या कोर्ट पिक्चर में आएंगे। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। असल में BNSS 2023 की कहानी क्राइम होने से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। ये कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बैठा है, बल्कि क्राइम को होने से रोकने के लिए भी पूरी तरह से एक्टिव है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम BNSS के ओवरव्यू से शुरू करेंगे, क्राइम से पहले की प्रिवेंशन को समझेंगे, शेड्यूल 1 क्लासिफिकेशन की बारीकियां देखेंगे, FIR प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और अंत में ट्रायल स्टेजेस को कवर करेंगे। बस यही है आज का एजेंडा। आइए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। BNSS 2023 का कंप्लीट लीगल रोड मैप। इस पूरे प्रोसेस को हम 4 मेन फेजेस में बांट सकते हैं। पहला, प्रिवेंशन यानी क्राइम होने से पहले का वक्त। दूसरा, प्री ट्रायल, जो क्राइम होने के ठीक बाद शुरू होता है। तीसरा, ड्यूरिंग ट्रायल, जहां मामला फाइनली कोर्ट में आता है। और चौथा, पोस्ट ट्रायल, जहां वर्डिक्ट और बाकी लीगल रेमेडीज की बात आती है। एक लॉयर के तौर पर आपको इस टाइमलाइन का एक क्लियर मेंटल मैप होना ही चाहिए। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पर, अपराध होने से पहले की रोकथाम यानी प्रिवेंशन बिफोर द क्राइम। अब यहां एक ऐसी बात है जो अक्सर नए प्रैक्टिशनर्स को हैरान कर देती है। पता है, सोसाइटी में पीस मेंटेन करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की होती है। हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या SDM, इन सभी के पास ऐसी स्पेशल प्रिवेंटिव पावर्स होती हैं जिससे ये किसी भी होने वाले खतरे को शुरुआत में ही दबा सकते हैं। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, शहर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है और चौराहे पर पुलिस ऑफिसर पहले से ही तैनात हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दंगा होने से रोकना है। अगर पुलिस को जरा सा भी आइडिया लग जाए कि कोई बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो उनके पास पावर है कि वो उस व्यक्ति को क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर लें। ये होती है असली प्रिवेंटिव पुलिसिंग। और इंटरेस्टिंगली, सिर्फ एग्जीक्यूटिव या पुलिस ही नहीं, हमारी जुडिशरी भी इस प्रिवेंटिव गेम में शामिल है। जैसे अगर किसी को पहले सजा हो चुकी है तो कोर्ट उससे आगे के लिए सिक्योरिटी या बॉन्ड मांग सकती है ताकि वो बाहर जाकर दोबारा वही क्राइम ना करे। तो जुडिशरी भी सोसाइटी में शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रोएक्टिव रहती है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे क्रूशल सेक्शन पर, शेड्यूल 1 क्लासिफिकेशन को समझना। अब मान लीजिए इतनी कोशिशों के बाद भी क्राइम हो ही गया, तो आगे क्या होगा? आगे का पूरा रास्ता इस शेड्यूल 1 पर टिका होता है। ये BNSS की एक तरह से मास्टर की है। यही चार्ट तय करता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, जमानत मिलेगी या नहीं, यानी बेलेबल है या नॉन बेलेबल, और सबसे बड़ी बात, केस किस कोर्ट में चलेगा। एक सच बताऊं, बिना इस क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स को समझे कानूनी दांव-पेच खेलना लगभग नामुमकिन है। तो अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, प्री ट्रायल और हमारा FIR प्रोसेस। क्राइम होने के बाद प्री ट्रायल फेज का सबसे पहला बड़ा कदम होता है FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना, जो ऑफ कोर्स पुलिस स्टेशन में होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। FIR सिर्फ उन्हीं मामलों में दर्ज होती है जो सीरियस नेचर के होते हैं, जिन्हें हमने अभी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहा था। हर छोटे मोटे झगड़े के लिए आप सीधे FIR दर्ज नहीं करवा सकते। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब एज अ मेंटर मैं आपको FIR फाइल करने का एक सॉलिड स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताता हूं जो हर जूनियर प्रैक्टिशनर को रट्टा होना चाहिए। स्टेप 1, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर मान लीजिए वहां ऑफिसर FIR लिखने से साफ मना कर दे, तो क्या रास्ता बंद? बिल्कुल नहीं। स्टेप 2, आप सीधे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP को लिखित में शिकायत भेज सकते हैं। और अगर वहां से भी बात ना बने तो आता है हमारा स्टेप 3, सीधे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करना। ये एस्केलेशन प्रोसेस बनाया ही इसलिए गया है ताकि कोई आम आदमी सिस्टम से हार ना माने। और अब हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर चलते हैं, ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल स्टेजेस। जब पुलिस अपना काम करके इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेती है, तब शुरू होता है कोर्ट का असली खेल। ड्यूरिंग ट्रायल फेज पूरी तरह से कोर्ट रूम के अंदर का ड्रामा है। यहाँ जज के सामने गवाह आते हैं,
उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और सॉलिड सबूत पेश किए जाते हैं। इस फेज का एक ही मकसद होता है, फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करना और सच को सामने लाना। वैसे प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्री ट्रायल पूरी तरह से पुलिस की फील्ड है, जहां एफआईआर होती है, एविडेंस जमा होते हैं। दूसरी तरफ पोस्ट ट्रायल फेज डायरेक्टली कोर्ट की टेरिटरी है। इसमें जजमेंट आता है, सजा तय होती है और अगर किसी को नाइंसाफी लगे तो अपर कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। पोस्ट ट्रायल फेज में आमतौर पर 4 चीजें हो सकती हैं। 1. कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट सुनाती है। 2. अगर दोनों पार्टीज फैसले से खुश हैं तो सेंटेंस का एग्जीक्यूशन हो जाता है। 3. अगर किसी एक पार्टी को लगता है कि उनके साथ रॉन्ग हुआ है तो वो अपील फाइल करते हैं। और 4. अगर कोई लीगल एरर हो तो रिवीजन पिटीशन डालना भी एक शानदार ऑप्शन होता है। तो आज के इस विश्लेषण से हमने क्या सीखा? मेरे हिसाब से ये 4 टेकअवेज हमेशा याद रखिए। 1. BNSS सिर्फ सेक्शंस की लिस्ट नहीं है, ये कंप्लीट प्रोसीजरल रोड मैप है। 2. क्राइम की रोकथाम सजा से कहीं ज्यादा जरूरी है। 3. शेड्यूल 1 ही आपका कानूनी रास्ता तय करता है। और 4. FIR एस्केलेशन प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि आपकी आवाज सिस्टम में दब न जाए। इस रोड मैप में खुद को नेविगेट करना ही एक सक्सेसफुल लॉयर की निशानी है। आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पूरे रोड मैप को ध्यान से समझने के बाद क्या जस्टिस पाने के हमारे नजरिए में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए? जरा सोचिए, जब हम क्रिमिनल लॉ को सिर्फ क्राइम और पनिशमेंट के नैरो लेंस से ना देखकर प्रिवेंशन से लेकर फाइनल वर्डिक्ट तक का एक कंटिन्यूअस सफर मानते हैं, तो हमारी अप्रोच कितनी पावरफुल हो जाती है। उम्मीद है आज की चर्चा से आपको इस नए कानून की असली पिक्चर समझ आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही किसी और डीप डाइव चर्चा में।